नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की पॉलिटिका चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर का नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। ये देखो हमारी संसद। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों, मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों, आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इस चित्र में मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में कब 2004 में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता। ये देखो, बटन दबाए, वोट डाले। लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चार स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और इसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने
प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रित रखते हैं। प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर से दोहरा लें। ये देखो संसद अपनी, ये राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद में राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, ठीक है। संसद की भूमिका। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। यह सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होता है जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझें। ये बात है 17वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 2019, राजनीतिक दल और निर्वाचित सांसदों की संख्या। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की हैं 303, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 52, द्रविड़ मुनेत्र कलकम DMK 42, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC 22, युवा श्रम और किसान कांग्रेस पार्टी YSRCP 22, शिवसेना SS 18, जनता दल यूनाइटेड JDU 16, बीजू जनता दल BJD 12, बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा 10, तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS 9, लोक जनशक्ति पार्टी LJSP 5, समाजवादी पार्टी सपा 5, निर्दलीय 4, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी CPIM 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML 3, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JNKNC 3, तेलुगु देशम पार्टी TDP 3, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम AIMIM 2, अपना दल 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI 2, शिरोमणि अकाली दल SAD के 2, आम आदमी पार्टी आपके 1, AJSU पार्टी 1, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कलगम AIADMK 1, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 1,
जनता दल सेक्युलर 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM 1, केरल कांग्रेस M KCM 1, मिजो नेशनल फ्रंट MNF 1, नागा पीपुल फ्रंट 1, नेशनल पीपुल पार्टी 1, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 1, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1, विदुथलाई चिरुथाई गलकच्ची BCK 1। तो इस तरह कुल योग कितना हुआ 543। तो सबसे ज़्यादा किसके हैं भाजपा के, कितने हैं 303। ठीक है। 15वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 2009, हमने 2019 के देखे, उसी तरह 2009 का है। ठीक है, ये देखो कुल योग 543। इस तालिका में 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम दिखा गए। इन चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन फिर भी वह लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA का गठन करके सरकार बनानी पड़ी। इससे पहले किसकी थी कांग्रेस। ठीक है, जिस तरह से आज भाजपा की सरकार है, क्योंकि आज उसके पास बहुमत ज़्यादा है। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद MP कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति करता है होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़हन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें, इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। ये देखो इमारतें, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो।
इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का एक सदन लोकसभा द्वारा पारित किए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसे संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। जिस तरह से 2 लोकसभा में मनोनीत होते हैं उसी तरह राज्यसभा में 12 होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। नेक्स्ट कार्य, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वसंचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों कार्यक्रमों की कमियों के सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। संसद में पूछे गए प्रश्न का उदाहरण देखो। लोकसभा तारांकित प्रश्न 48 दिनांक 15 दिसंबर 2017 उत्तर के लिए बच्चों के लिए योजनाओं का समेकन। डॉक्टर मनोज राजौरिया, क्या महिला बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार का देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या मतलब। ये उदाहरण बता रहे हैं कि संसद में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम है। कानून बनाना। नेक्स्ट है कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। संसद में कौन लोग होते हैं? संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूह तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था वे अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का परसेंट कितना था। ये देखो, लोकसभा चुनाव वर्ष मतदान परसेंट। तो पहली लोकसभा थी 1951-52 में, इसकी परसेंट थी 61.16। फिर चौथी 1967 में, उसकी 61.33। फिर पाँचवीं 73 में, 1973 में उसकी थी 55.29। फिर छठी थी 1977 में, उसकी थी 60.49। फिर आठवीं 84 से 85, 64.01। फिर 10वीं थी 1991-92 में, उसकी थी 55.88। फिर 14वीं 2004 में 57.98। 15वीं थी 2009 में 58.19। 16वीं थी 2014 में 66.4। फिर 17वीं फिलहाल चल रही है 2019। अभी 18वीं के चुनाव बाकी हैं। 2019 67.11। देखने में आया है कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समय के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो।
उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी। कितनी परसेंट? 4%। आज भी उनकी संख्या 11% से जरा सा ऊपर ही पहुंच पाई है। जब आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आधी आबादी औरतों की है तो ये साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। ठीक है दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके शब्द संकलन देख लेते हैं। स्वीकृति का मीन्स का था किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति, निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। गठबंधन, इसका मतलब समूह या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। अनसुलझे, इसका आशय ऐसी परिस्थिति से है जहाँ समस्याओं कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।